देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांगी वेदाहार में आपका स्वागत है। नवरात्रि में हम शक्ति का जहाँ से उगम हुआ उस आदि शक्ति की पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम शक्ति के रूप को नारी के ही रूप में क्यों जानते हैं, या फिर हमारे पूर्वज शक्ति के उगम को नारी के रूप में ही क्यों मानते हैं? इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जो हमें हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था को और दृढ़ बनाते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें शक्ति या ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये शक्ति या ऊर्जा हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हमें मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक सूक्ष्म संरचना है जो हमारे शरीर की हर एक सेल या कोशिका में मौजूद होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी माता से ही जैविक विरासत में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक शक्तिदायी संरचना है। इसी से हमारे पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। कोई भी पुरुष जैविक विरासत में अपनी संतान को ये नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ माता से ही मिलती है। यानी आपको आपकी माता से, उनको उनकी माता से और उनको उनकी माता से। ऐसे देखा जाए तो जो प्रथम नारी है उसके पास से ये जैविक विरासत में हम सबको एक ही स्रोत से ऊर्जा मिलती जा रही है, और उसी को हम आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं। हमारी सनातन हिंदू मान्यताएं, परंपराएं जो कि हज़ारों वर्ष पुरानी हैं, लेकिन फिर भी वो आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। यह न केवल विज्ञान, खगोल शास्त्र और गणित की कसौटी पर खरी उतरती है, पर आयुर्वेद की कसौटी पर भी खरी उतरती है। आयुर्वेद के विभिन्न अंग हैं, जिसमें से हमने योगा, पंचकर्म इनको बहुत अपनाया है, लेकिन आयुर्वेद में आहार शास्त्र को भी बहुत महत्व है। मॉडर्न डाइटेटिक्स में आहार को कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब आयुर्वेद आहार शास्त्र की हम बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति की प्रकृति, दोष, ऋतु और बाकी बहुत सारे अंगों को देखकर आहार शास्त्र में आहार दिया जाता है। मॉडर्न डाइटेटिक्स भी अब आयुर्वेदिक आहार शास्त्र के सिद्धांतों को मानने लगा है। इसीलिए घी जैसे पदार्थ जो आयुर्वेद आहार शास्त्र में बहुत पुरातन काल से है, वो मॉडर्न डाइटेटिक्स भी आजकल रोज़ इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में आयुर्वेद आहार शास्त्र सभी लोगों की स्वस्थ शरीर और शांत मनोवृत्ति के लिए पहली पसंद होगी। तो क्यों ना इसकी शुरुआत इस नवरात्रि से ही करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के उपवास इसी समय क्यों आते हैं, इसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का उपवास कैसे करें। नवरात्रि एक पावन त्यौहार है। इसके पीछे कई धार्मिक और स्वास्थ्य विषयक मान्यताएं हैं। साल में 2 बार आने वाला ये त्यौहार हर बार ऋतु संधि के वक्त आता है। ऋतु संधि का मतलब जब एक ऋतु बदल के दूसरा ऋतु शुरू होने वाला होता है, उसको ऋतु संधि कहते हैं। इस वक्त शरीर में अग्नि मंद होता है, इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए हमको खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इस समय में यह उपवास बताया गया है। यह इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है। जिस प्रकार संगीत का ज्ञान 7 सुरों में निचोड़ कर आता है, उसी प्रकार आयुर्वेद आहार शास्त्र का सारा ज्ञान 6 रसों में निचोड़ कर आता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, यानी पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए मधुर यानी मीठा, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट या कसेला टेस्ट, इन 3 रसों के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इन 3 रसों के खाने से पित्त कम होता है, और बाकी के 3 रस जिसमें अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी सॉल्टी और कटु यानी तीखा, इन तीनों रसों के पदार्थों के सेवन कम करने चाहिए, क्योंकि इन तीनों रसों से पित्त बढ़ता है। अब देखते हैं कि नवरात्रि के उपवास में आप किस किस समय क्या क्या खा सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर डालकर ज़रूर पिए। यह आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और कफ और पित्त का भी शमन करेगा। अगर आपको एसिडिटी जैसी कोई परेशानी है तो आप सुबह उठने के बाद पंचामृत भी ले सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 पदार्थों का मिश्रण होता है। लेकिन पंचामृत बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होती है, अन्यथा उसका लाभ नहीं मिलता।
कभी भी पंचामृत बनाते समय घी और शहद इन दोनों का प्रमाण अलग अलग रखिए। दोनों एक समान के प्रमाण में ना हो, अन्यथा ये विष समान कार्य करते हैं और शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं। पंचामृत बनाते समय उसे प्लास्टिक के बर्तन में ना बनाएं। पंचामृत बनाने के लिए चांदी का बर्तन सबसे अच्छा कहा गया है, लेकिन अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचामृत बनाने के बाद तुरंत ही इसे खा लें। इसको बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर ना करें, नहीं तो इसके गुण कम कम होते जाते हैं। इसीलिए जितना जल्दी इसका सेवन करें उतना अच्छा होता है। पंचामृत आपके बालों के लिए और स्किन के लिए क्लींजिंग का काम करता है और ये आपकी बुद्धि के लिए भी अच्छा होता है। तो जिनको एसिडिटी है वो इसका सेवन अवश्य सुबह उठने के बाद करें। बाकी लोग भी इसका सेवन दिन में एक बार कर सकते हैं। दिन में अलग अलग समय में अलग अलग दोषों का प्रभाव होता है। जैसे सुबह 6 से 10 बजे के बीच में कफ दोष का प्रभाव होता है, तो इस समय में कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, इन टेस्ट के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे कफ कम होता है। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या खा सकते हैं? ब्रेकफास्ट में आप कुट्टू का या सिंगाड़ी का चीला खा सकते हैं, या आप उसमें छाछ मिलाकर उसका डोसे जैसा घावन भी बना सकते हैं। इसके साथ आप नारियल की चटनी खा सकते हैं, उसमें आप पुदीना और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या आप सिंगदाने की चटनी भी खा सकते हैं, या सिंगदाने की सिंपल सी करी भी आप इसके साथ ले सकते हैं। ये पचने में हल्का होता है, प्रोटीन, फाइबर और आयरन से बहुत रिच होता है, तो ये आपको एक फीलिंग देगा बहुत देर तक के लिए। इसके बाद मिड मॉर्निंग में यानी 10 से 12 बजे के बीच में, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय ये पित्त के प्रभाव का समय होता है। तो इस समय आप मधुर और कषाय इन टेस्ट के पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। मधुर रस में आप दूध के साथ कुछ रेसिपीज़ बना सकते हैं, जैसे 5 से 6 डेट्स आप रात को 1 गिलास दूध में भिगो कर रखिए, सुबह उसको मिक्सर में ब्लेंड कर दीजिए। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाता है। आप इसमें आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स बढ़ेंगे। डेट्स जो है वो आयरन, फाइबर्स, मैग्नीशियम इनसे रिच होता है, तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत अच्छा होता है, कैलोरीज में भी कम होता है और बहुत देर तक आपको फीलिंग इफेक्ट देता है। तो ये ड्रिंक आप अवश्य लीजिए। इसके अलावा आप कुट्टू का शीरा ले सकते हैं, या फिर सिंगाड़े का शीरा ले सकते हैं, पम्पकिन या कद्दू की आप खीर ले सकते हैं। इस प्रकार के मधुर पदार्थ आप इस वक्त ले सकते हैं। इसके अलावा आप आपके पसंद का सीजनल कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। बनाना खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं इस टाइम पे। अब देखते हैं कि आप लंच में क्या खा सकते हैं। लंच में आप कुट्टू, सिंघाड़ा, राजगिरा इन सब के आटे को मिक्स करके एक आटा बना सकते हैं। उसके साथ आप पराठे बना लीजिए, उसके साथ आप रोटी बना लीजिए, उसके साथ आप अरबी की सब्ज़ी खा सकते हैं, पम्पकिन या कद्दू की सब्ज़ी खा सकते हैं। पम्पकिन को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। पम्पकिन या कद्दू ये आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये पचने में भी हल्का होता है, कैलोरीज में भी बहुत कम होता है, तो इसलिए इस सब्ज़ी का सेवन अवश्य कीजिए। इसके अलावा इस रोटी या पराठे के साथ आप कोकम का सूप भी ले सकते हैं। कोकम का सूप बनाने के लिए 5 से 6 कोकम के टुकड़ों को आप 1 गिलास पानी में 20 से 30 मिनट तक भिगो कर रख दीजिए। फिर ये कोकम भिगोया हुआ पानी एक छोटे से बोल में निकाल के इसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट मिला लें। ये पेस्ट अच्छे से मिल जाए तो पूरा कोकम का पानी आप इसमें मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जब आप इसको खाना चाहते हैं उस वक्त इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा उबालना या गर्म करना नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म करने से ये ख़राब हो जाता है। इसको जस्ट थोड़ा सा गर्म करके आप रोटी या पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। ये पित्त शमन का काम करता है, कैलोरीज में बहुत ज़्यादा लो है और ये पचने में बहुत हल्का होता है, तो इसे अवश्य ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। दोपहर में लंच के समय आप छाछ भी ले सकते हैं। छाछ ये कषाय रसात्मक होता है, तो पित्त को शमन करने का काम करता है। छाछ पीते समय इसमें जीरा पाउडर और सेंधा नमक ऐड करें, इससे ये आपके पाचन को अच्छा करने का काम करता है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय ये वात दोष का समय बताया गया है। इस वक्त आप मधुर अम्ल लवण यानी मीठा, खट्टा या फिर सॉल्टी इन टेस्ट के पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। ये तीनों टेस्ट वात का शमन करते हैं। इसमें आप कोई भी आपके पसंद का फ्रूट ले सकते हैं। इस समय आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। नारियल पानी जो है वो एक फॉस्फोरस से रिच ड्रिंक है।
फॉस्फोरस आपको बहुत देर तक एनर्जी देते रहता है, इसलिए आप इवनिंग में इसको ले सकते हैं। नींबू और शक्कर मिलाने से एक अमेजिंग टेस्ट इसको आता है और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि आप डिनर में क्या क्या खा सकते हैं। 6 बजे के बाद फिर से कफ दोष का समय शुरू हो जाता है, तो इस समय आप कटु तिक्त कषाय रस के पदार्थों का सेवन करेंगे। अगर आप एक ही बार उपवास कर रहे हैं और शाम को खाना खा रहे हैं, तो शाम को खाना खाते वक्त हल्का खाना खाइए, जैसे दलिया, खिचड़ी, पुलाव, ऐसी हल्की चीज़ें खाइए। बहुत ज़्यादा हेवी डिनर ना करें। बहुत ज़्यादा हेवी डिनर करने से आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा और फिर दूसरे दिन उपवास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए डिनर लाइट कीजिए ताकि आपका पाचन तंत्र अच्छा रह सके और आप 9 दिनों तक अच्छे से उपवास कर सके। अगर आप रात को भी उपवास कर रहे हैं तो आप समक का या वरई का राइस बना सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगाड़े का उपमा बना सकते हैं, कुट्टू का उपमा बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप डिनर के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है, इस समय में आप घी का सेवन अवश्य करें। घी बहुत अच्छा पित्त शामक होता है, ये डाइजेशन अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी ऐसी तकलीफ होने से ये आपको रोकता है। तो घी का सेवन अवश्य कीजिए। आप जो डिशेस बना रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाइए, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा भी घी नहीं खाना है। 2 से 3 चम्मच घी ही खाना है आपको दिन भर में। अगर आपको बीच में कभी भूख लगती है तो आप कुछ स्नैक्स भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे पम्पकिन की स्किन निकाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, फिर इसको थोड़ा सा घी में शैलो फ्राई करके उसमें ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा स्नैक्स बन जाता है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होता है। ऐसा ही स्नैक आप मखाने के साथ भी बना सकते हैं, अरबी के साथ भी बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा कोकोनट या फिर पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो तली हुई बाहर की फ्राइड चीज़ें, चिप्स, वेफर्स, ये सब खाने से अच्छा इस तरह के हेल्दी स्नैक्स खाइए, जो बनने में भी आसान है, पौष्टिक भी है, कैलोरीज भी कम है और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देंगे। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना ना भूलें। दूध में हल्दी डालने से ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और कफ और पित्त का भी शमन करता है, तो हल्दी वाला दूध अवश्य पिए। तो ये तो हो गई सब खाने पीने की बातें, लेकिन आप उपवास कर रहे हैं तो मन का भी उपवास कीजिए। नियमित प्राणायाम कीजिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, मन शांत रखिए, इससे आपको उपवास का और अच्छा फल मिलेगा। तो मुझे आशा है ये वीडियो देखने के बाद आपका नवरात्रि के उपवास की तरफ देखने का नज़रिया और आयुर्वेद आहार शास्त्र की तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। आयुर्वेद आहार शास्त्र की तरफ आपका रुझान और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सात्विक आहार कीजिए, सही समय पर सही खाना खाइए, आपके शरीर का ध्यान रखिए, मन शांत रखिए, तभी आप नवरात्रि के उपवास का सही फल आपको मिल सकेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप देख सकें। धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।